वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन चंद्रा क्लासेस। माय नेम इज प्रियंका। ठीक है, कल आप लोगों को मैंने क्या बताया था? जीवों के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में बताया था? जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक। या इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने अपने कल वाले वीडियो में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छी से डिटेल्स आप लोगों को कल बताया था। ओके, और आज जो है उसके आगे का जो है वो हमको आपको पढ़ाना है कि एग्जाम में इससे ओरिएंटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, और आपको मार्क्स उससे ऑब्टेन होंगे और आप उससे क्या करेंगे, सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा एक एक क्वेश्चन जो होता है बहुत मायने रखता है। इतने लोग हैं कि हर बच्चे जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। ठीक है, तो उस लेवल को हमको क्रैक करने के लिए बहुत हॉनेस्टी से क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और हमको हर चीज एकदम क्लिस्टर क्लियर करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए अच्छे से, और जो भी आपको चीज क्लियर ना हो, हमारा ये जो ग्रुप है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि कल का टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था। ओके, मैंने कहा था कि जीवों का वर्गीकरण कल के टॉपिक में मैंने आप सबको पढ़ा दिया था। इसके कुछ की पॉइंट है जो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा ये बच गया था। ठीक, उसको मैं आज रेगुलर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने कल का एक बार रिकैप कर देती हूँ कि कल मैंने जीवों के वर्गीकरण में क्या कहा था। इसका जो टर्म दिया था, ठीक, या शब्द जो दिया था, वर्ग की जो शब्द दिया था, डी कैंडोले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? कांडोले डी कॉन्डेले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, और इसके फादर जो थे, ठीक, कौन, इसके जो जनक थे, ठीक है, वो कौन थे? कैरोलस लीनियस थे। कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब थे। कैरोलस लीनियस थे। ठीक है, कैरोलस लीनियस साहब इसके क्या थे? जनक थे। मैंने आप लोगों को कल ये बता दिया था। ओके, आई होप आप लोग उस चीज को रिकॉल कर लें। ठीक, अब मैंने क्या कहा था कि इसको फिर कैरोलस लीनियस के बाद इन्होंने क्या किया था, सारे जीव जगत का क्या कर दिया था, वर्गीकरण किया था। इनकी 3 बुक मैंने बताया था। तीनों बुक का नाम था, पहला बुक था जेनरा प्लांटेरम, दूसरी बुक थी सिस्टेमा नेचुरली, और तीसरी इनकी बुक थी फिलोसफिका बॉटनिका। ठीक है, जिसमें हमने क्या बताया था कि जो इसका सिस्टेमा नेचुरी थी, जो कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी जो इनकी बुक थी, इसी बुक में उन्होंने क्या किया था, जीव जगत का वर्गीकरण किया था। और उन्होंने इसी बुक में बताया कि जीवों को उन्होंने, कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था, 2 जगतों। एक जगत उन्होंने कहा कि पादप थे, दूसरी जगत जो उन्होंने बताया जंतु जगत था। इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 जगत में बांटा था, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, द्विनाम पद्धति। क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। अगर पूछेगा द्विनाम पद्धति किसने दिया है, तो आप क्या कहेंगे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जी ने द्विनाम पद्धति को क्या किया था, दिया था। या तो आप स्कूल बोल सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण भी इसको कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, कि द्विजगत वर्गीकरण कहे चाहे द्विनाम पद्धति कहे, वो कौन किए थे? कैरोलस लीनियस, क्योंकि उन्होंने 2 में बांटा था। एक आपका प्लांट था और पादप था, और एक आपका क्या था, एनिमल, जंतु थे। ठीक है, अभी इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद क्या है कि मैंने जो आपको ये, तो कल आपको ये बताया था, रिकैप करने के लिए आपको बोले। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इसके आगे कैरोलस लीनियस साहब ने अपनी जो जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया था उसको 6 इकाइयों में बांटा था। कितने इकाइयों में?
जो लीनियस जी थे, जो लीनियस साहब थे, उन्होंने वर्ग को 6 इकाइयों में बांटा था। कितने इकाइयों में? 6 इकाइयों में बांटा था। लीनियस जो थे, इन्होंने जो धारियों के वर्गीकरण को कितनी इकाइयों में बांटा था? 6 इकाइयों में। ठीक, और ये 6 इकाइयां कौन कौन सी है आपको देखना है। ठीक है, ये 6 इकाइयां आपकी कौन कौन सी है वो देखना है। चलिए देखिए, पहली आपकी है संघ हो गया। हम एक तरफ इसका हिंदी भी लिखते चलेंगे और इंग्लिश भी, जिसको हम फाइलम बोलते हैं। ठीक, फाइलम। दूसरा आपका हो गया वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लास। ठीक, तीसरा आपका हो गया गण। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। फिर चौथा आपका हो गया कुल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। पांचवा आपका हो गया वंश, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीनस, जिसको हम बोलेंगे जीनस। और लास्ट है जाति। क्या है? जाति। जाति को हम बोलेंगे स्पीसीज। क्या बोलेंगे? स्पीसीज। ओके, समझ में आया कि लीनियस साहब ने ये 6 इकाइयां दिए थे। 6 इकाइयां कौन कौन सी थी? पहला था संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। क्या थी? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, अब देखिए आप लोग, उन्होंने कहा कि अब इसका ये जो टर्म था, ठीक है, उन्होंने कहा जो ये सबसे नीचे है भाई, ठीक, तो जो जाति हुई ये वर्गीकी का जो होता है सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक, जाति क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई हो गई, सबसे छोटी इकाई हो गई। जो वर्गीकी का वर्गीकरण की अगर क्वेश्चन पूछता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या कहेंगे? जाति, स्पीसीज। ठीक, जाति या स्पीसीज वर्गीकरण की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और ये आपका जो सबसे ऊपर संघ है, फाइलम है, ये आपकी सबसे बड़ी इकाई हो गई। ये सबसे बड़ी इकाई हो गई, वर्गीकरण की बड़ी इकाई हो गई। ठीक, समझ में आया आप लोगों को कि आपका क्या मैंने बताया कि लीनियस साहब ने 6 इकाइयों में बांट दिया द्विधारियों को। पहला कहा उन्होंने कि संघ है, दूसरा वर्ग है, तीसरा गण है, चौथा कुल है, पांचवा वंश है, छठवां आपका क्या है? जाति। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलेंगे? स्पीसीज या जाति। जाति को क्या बोलेंगे हम लोग? सबसे छोटी इकाई। और सबसे बड़ी इकाई इसमें कौन सी आएगी? फाइलम, संघ। संघ आपका क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। ओके, ये आपकी सबसे बड़ी इकाई और ये आपकी सबसे छोटी इकाई। ओके, समझ में आया आप लोगों को? अब इसके बाद ये दोनों जो टर्म है वो दिया किसने है, ये भी तो हमको जानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि फाइलम शब्द किसने दिया, जाति शब्द किसने दिया, तो फिर कंफ्यूजन होगा। इसलिए आपकी कंफ्यूजन में दूर करती हूँ। जो फाइलम शब्द था, जिन्होंने ये दिया है 6 इकाई, उन्होंने ही दिया है। ठीक है, लीनियस साहब फाइलम शब्द दिए थे। लीनियस जो लीनियस साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने क्या दिया था? फाइलम शब्द दिया था। उन्होंने क्या दिया था? फाइलम शब्द दिया था। ठीक है, और ये जो जाति शब्द है वो दिए थे जॉन रे। ज से जाति, ज से जॉन, रे। ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, ज से जाति और ज से जॉन रे। जॉन रे जो थे, उन्होंने, जॉन रे साहब ने जाति शब्द दिया। ठीक, क्या दिया था? जाति शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने। और संघ शब्द किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, और जो जाति शब्द है वो क्या होती है? वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, और संघ जो है वो वर्गीकी की बड़ी इकाई होती है लीनियस के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आप लोग देखिए, ये जो इसका वंश है, वंश तब किसने दिया था? ये भी तो हमको जानना पड़ेगा। वंश भी आपके कैरोलस लीनियस साहब ही दिए थे। ओके, समझ में आया? कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? फाइलम शब्द, संघ दिए थे, और वंश, जीनस, ये दोनों शब्द किसने दिया था? कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया।
और जो जाति शब्द थी वो किसने दिया था, जॉन रेस जी ने दिया था। और जो जाति है वो वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है, और संघ जो है वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब जाति और वंश में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा जाति है और कौन सा वंश है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। ओके, रुकिए एक मिनट, ये मैं इरेज कर दूं। तो मैंने क्या बताया आपको, जाति। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट। ये जो जाति शब्द जो दिया था, ये कौन है, स्पीसीज इसको बोलते हैं। आपके जूलॉजी वाले भाषा में इसको स्पीसीज बोलेंगे। और ये शब्द किसने दिया था, जॉन जॉन रे साहब ने दिया था। ओके, अब जैसे मैं मानव का ही लिख रही हूँ, ठीक। होमो इरेक्टस एक जाति हो गई, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, जिसको हिंदी में आप लिख देंगे होमो इरेक्टस, जिसको बोलते हैं जावा मानव। ठीक, जावा मानव। ओके, समझ में आया। अब आप लोग देखिए, जब भी आप स्पीसीज शब्द लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा किससे लिखेंगे, हम स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर। ठीक, एक डिफरेंट ये है। और जब भी आप जाति उसका वंश लिखेंगे, ठीक है, जब जाति ये जाति लिखेंगे तो पहला लेटर स्मॉल हो गया, और जब आप उसका वंश लिखेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये बड़ा लेटर हो जाएगा और ये छोटा लेटर से। इसलिए देखिए मैंने एच इसमें कैपिटल लिखा और इसमें स्मॉल लिखा है, एक तो ये डिफरेंट हो गया। ठीक, ये आपका मेन डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हमको होमो क्या है, होमो तो हमको बता रहे किस चीज के बारे में है, होमो मनुष्य है। ठीक, ये क्या हो गया, मनुष्य हो गया, ये पूरा मनुष्य का नाम ही है। ठीक, होमो इरेक्टस एक मानव का ही नाम है, पर वो कैसा मानव है, जावा मानव है। उस मानव की क्या बता रही है, जाति बता रही है। जो हमारे प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो आदि मानव थे, उनकी एक ये जाति है होमो इरेक्टस, जिनको जावा मानव कहा जाता है। ठीक, ये जो जावा मानव थे वो क्या होते, उस टाइम क्या, इरेक्ट मतलब सीधे खड़े होके चलना। ठीक, सीधे खड़े होके चलना। तो जो जावा मानव थे पहली बार वो सीधे खड़े होके चलने लगे, इसलिए उनका नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस रखा गया। ठीक, और इसलिए होमो इरेक्टस में जो इरेक्टस है उस मानव की क्या बता रही है, जाति बता रही है कि वो मानव कैसा है, इरेक्ट होके चल रहा है, उसकी वो जाति है। और होमो जो उसका क्या बता रहा है, ये उसका वंश बता रहा है। होमो उसका वंश बताएगा और इरेक्टस उसकी क्या बताएगी, उसकी जाति बताएगी। ओके, समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बताया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये जाति और वंश में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, एक मिनट। अब हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, और आप लोगों को मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है जीवों का वर्गीकरण, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं अपने से, और वो क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्या है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो इन 10-12 क्वेश्चन में से अगर वो वर्गीकरण से क्वेश्चन उठाया तो डेफिनेटली उसमें से एक ना दो क्वेश्चन जरूर पक्का तो पक्का पूछेगा। समझ आया। अब देखिए आप लोग, पहला पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि, पहला क्वेश्चन आपका मैं लिख रही हूं कि जीवों वर्ग की शब्द किसने दिया था, क्या वर्ग की शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, वर्ग की, एक,
सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसमें, ब्लैक बोर्ड में। एक मिनट रुकिए आप लोग, सॉरी बेटा। वर्ग की, वर्ग की जो शब्द था, पहला क्वेश्चन आपका है कि वर्ग की शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, किसने दिया था ये अभी आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्गिकी के पिता किसको कहते हैं? वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक, आपके दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि जो आपके द्वि नाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, द्विनाम हो गया, त्रिनाम पद्धति या त्रिजगत वर्गीकरण, या त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया था? पांचवा है चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? और आपका छठा क्वेश्चन है कि पांच जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दी? अब आपको ये 6 क्वेश्चन जो है, मैं अभी इसका आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है, आप लोग अपने अपने कॉपी पे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या कहा कि वर्ग की शब्द किसने दिया था? डी कैंडोले ने। किसने दिया था? डी कैंडोले जी ने क्या दिया था? वर्ग की शब्द दिया था। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? आपको मैंने बताया था कैरोलस लीनियस तो सब कुछ दिए थे भाई, जुदारियों का वर्गीकरण उन्होंने किया था, तो उन्हीं को उनके जन्मदाता कहेंगे, उन्हीं को उनका क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। तो वर्गीकी के पिता किसे कहेंगे? कैरोलस लीनियस को। लीनियस कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहेंगे। आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। त्रिनाम पद्धति किसने दिया था? त्रिनाम पद्धति अर्नेस्ट हैक्कल अर्नेस्ट हैक्कल साहब ने त्रिनाम पद्धति दिए थे। आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, अब नेक्स्ट आप देखिए, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? चार जगत वर्गीकरण दिए थे आपके कोपलैंड। किसने दिया था? कोपलैंड। किसने दिया था? एच एफ कोपलैंड। एच एफ
H.F. कोपलर ने दिया था। और छठा क्वेश्चन है आपका, 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण जो दिए थे वो कौन थे? विटकर साहब थे, विटेकर। किसने दिया था? H.R. विटेकर ने। किसने दिया था? H.R. विटेकर जी ने दिया था। कब दिया था? 1969 में। 1969 में। ठीक है, तो देखिए आप लोग, इसमें से जो ये 6 वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इन 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो अच्छे से एकदम लर्न होना चाहिए। एग्जाम के लिए आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से लर्न होना चाहिए। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। मैंने 6 करा दिए थे ना, 7 क्वेश्चन आप लोग देखिए। 7, वर्गीकी का वर्गीकरण, वर्गी, एक मिनट रुकिए भाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, आप लोगों को पता होगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। 8वां क्वेश्चन है, अभी आंसर हम बताएंगे। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, ये हो गया। और 9वां क्वेश्चन है कि जाति शब्द, जाति शब्द किसने दिया? जाति शब्द किसने दिया? और 10वां आपका है संघ, संघ तथा वंश शब्द किसने दिया? संघ तथा वंश शब्द किसने दिया? और आपका 11वां क्वेश्चन है कि आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन जोआ किस फाइलम मतलब संघ में आता है? किस जगत में, सॉरी एक मिनट, किस जगत में, किस जगत में आता है? ये हो गया। और आपका है कवक किस जगत से संबंध रखता है? से संबंध रखता है। ओके, अब आप लोग देखिए इसका आंसर। अब आप देखिए, पहला मैंने 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। क्या होती है? जाति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे।
ओके। फिर 8वां क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? संघ होता है। क्या होता है? संघ, या इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइलम। संघ या फाइलम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द किसने दिया था? ज से जाति, ज से जॉन दे, ज से जाति, ज से जॉन, ज से जॉन, जॉन जॉनरिस नामक साइंटिस्ट ने जाति शब्द दिया था। संघ तथा वंश शब्द किसने दिया? ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10वां क्वेश्चन है, संघ तथा वंश शब्द किसने दिया था? संघ मतलब फाइलम, वंश का मतलब क्या होता है? आपकी जीनस है। ये दोनों शब्द किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये दोनों आपका जो शब्द है वो दिए थे कैरोलस, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने ये दोनों शब्द दिए थे। आपका 11वां क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ किस जगत से संबंधित है या किस जगत में आते हैं? बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ आपका किस में आता है? मोनेरा। मैंने विटेकर साहब का बताया था ना, पहला ही तो जगत था मोनेरा। मोनेरा जो जगत है उसी में आपका क्या आता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन आते हैं। और कवक जो होता है वो किस जगत में आता है? वो कवक जो होता है कवक जगत में ही आता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई या फंगस, फंजाई, या इसी को बोलेंगे कवक। आई होप आप सब लोगों को इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। उसको भी आप लोग लिख लीजिए। मैं साइड हो जाती हूँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बाकी आपके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन 2 क्वेश्चन में क्या है आपका कि वो 2 क्वेश्चन ये हैं कि एक ये क्वेश्चन है, मैंने कितना कराया? 12 हो गए, 13। एक ये क्वेश्चन है कि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई दी? कैरोलस लीनियस वर्गीकरण की कितनी इकाई दिए थे? कैरोलस कैरोलस लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई, मैंने कहा है इकाई, ध्यान रखना, इकाई, कुल कितनी इकाई, कुल कितनी इकाई दी? कुल कितनी, कुल कितने इकाई दे? टोटल मैंने कितना बताया था? 6। कौन कौन सा? पहला आपका संघ था, दूसरा आपका क्या था? पहला संघ था, और दूसरा आपका था वर्ग था, तीसरा आपका गण था, चौथा आपका कुल है, 5वां आपका क्या है? कुल के बाद क्या है आपका? वंश है, वंश के बाद आपका है जाति, जाति के बाद खत्म, वही जाति जो है आपकी लास्ट है। ठीक है, तो ये 6 इकाई किसने दी थी? कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। अगर ये पूछता है कि 2 जगत में किसको बांटा, किसने बांटा था, जो जगत को किसने बांटा था, 2 जगतों में वर्गीकरण को किसने बांटा था, प्लांट और किंगडम में, तब पर भी आप लिखेंगे कैरोलस लीनियस। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि 6 की जगह 2 कर दे, 2 की जगह 6 कर दे। वो जगत पूछ रहा है और ये इकाई पूछ रहा है, मतलब ये पूरा वर्गीकरण पूछ रहा है। ये 6 है
अगर द्वि नाम पद्धति या तो द्वि जगत कहेगा तब वहां पे आप कैरोलस लीनियस भी वहीं पे करेंगे, पर वो 2 के लिए, ये 6 के लिए। ठीक, अब आप लोग देखिए नेक्स्ट पे आइए। ये आपका इसका हो गया। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 40 नंबर क्वेश्चन ये है कि कैरोलस, हाँ ये चीज हो गया कैरोलस लीनियस का। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सवाल कभी कभी पूछता है कि जो सवाल है, सवाल किस जगत में आता है? तो आप हमेशा लिखेंगे सवाल जो आता है वो पादप जगत में आता है। किस में आएगा? पादप जगत में आता है। सवाल किस में आता है? पादप जगत में। पादप जगत में आपका क्या आता है? सवाल आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, ओके। और जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने सब आपको बता दिया है। इसके बाहर से वर्गीकरण से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आपकी जिस लेवल का एग्जाम है उस एग्जाम में इतने लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, और अब आप लोग को मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। और आप लोगों को आज मैं थोड़ा कोशिका के बारे में बताती हूँ। कोशिका क्या है, सेल क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये सब चीजें आपको आज बताते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है कोशिका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोशिका। कोशिका तथा कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिका तथा कोशिकांग। कोशिका और उसमें उसके अंग। ठीक, कोशिका जो है और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेन्स, वो सब है, वो उसको कोशिकांग कहेंगे। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक, एक मनुष्य है, हमारी बॉडी में हमारा हाथ पैर आंख नाक कान मुंह ये सब है, तो सबका अपना अपना काम है। ये हमारी बॉडी का क्या है? कोशिकांग। कोशिका का अंग, उसको कोशिकांग बोलेंगे। ओके, और कोशिका जो होती है वो आपकी सेल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, कोशिका को आप इंग्लिश में बोलते हैं सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। पहला आप लोग डालिए हेडिंग सेल। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जीवन की क्या होती है, ये मौलिक आधार है। कोशिका जो है एक लिविंग बीइंग की, एक सजीव जीव की क्या है? जीवन की मौलिक आधार है। मतलब कि हमारी जो शरीर का जब विकास हुआ था तो वो उसकी जो एक इकाई थी वो क्या थी? कोशिका थी। मतलब हमारा शरीर जो है कोशिका से मिलके बना है। पहले एक कोशिका आई, फिर बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे से ग्रुप बना ली। ऐसे करते करते हमारी बॉडी को बनाने मिलियंस बिलियंस, बहुत करोड़ों अरबों जाके कोशिकाएं मिली, तो हमारी पूरी एक बॉडी स्ट्रक्चर बना। ओके, तो कोशिका जो है, कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले देख लीजिए, इसकी जो खोज की थी एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसमें भी बहुत, इनके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कोशिका के बारे में अपने अपने तथ्य को देते गए। आपको मैं 1 बाय 1 सब करके बताऊंगी। तो कोशिका क्या है? जीवन का मौलिक, जीवन की इकाई है। मान लीजिए कोशिका आपकी जीवन की इकाई है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देके इसको समझाऊंगी। वैसे तो आपको उसको जब मैं लिखवाऊंगी उसके फॉर्म में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, तो वो आपको उसमें सब अच्छे से सेंटेंस टू सेंटेंस रहेगा। अभी मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कोशिका क्या है? जीवन की इकाई होती है, मौलिक इकाई है। जैसे एक कमरा है, मुझे इस कमरे के मैंने उस कमरे का एक दीवार का हिस्सा लिया। ठीक, ये क्या है?
दीवार है, दीवार है, दीवार है, मान लीजिए वॉल है, ठीक। इस कमरे का ये दीवार है। इस दीवार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक ईंट रखा, फिर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, फिर इसी तरह मैंने सारी ईंट को एक दूसरे के ऊपर एक करके क्या किया, मैंने पूरा ये क्या बना दिया, दीवार बना दिया। ओके, क्या बना दिया, पूरा हमने दीवार बना दिया। तो इस दीवार को बनाने के लिए क्या हमको जरूरत थी, ईंट की, ईंट की जरूरत है। ईंट क्या है, इस दीवार की नींव है। तो ये जो एक ईंट हुई, यही जो इसकी एक ईंट है, इस दीवार की क्या हो गई, इकाई। क्या हो गई, इकाई। उसी तरह एकदम सेम इसी तरह जो मानव जीवन है या जितने भी जीवित सजीव जीव हैं, सजीव जीव हैं, उनके शरीर को बनाने के लिए उनकी जो इकाई है उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका। क्या कहेंगे, कोशिका। जिस तरह आपको ये दीवार बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत थी, उसी तरह एक सजीव जीव को बनाने के लिए कोशिका जरूरी होती है। बिना कोशिका कोई भी जीव नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है वो चीज। इसलिए हमें किसी भी सजीव जीव को बनाने के लिए हमको उसका नींव क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ओके, और जो कोशिका है उसमें भी उसका भी संरचना होगा, उसका भी कार्य होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा। जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है भाई, कोई लोग बहुत लंबे हैं, कोई लोग छोटे हैं, कोई लोग मोटे हैं, कोई लोग पतले हैं, सबकी अपनी अपनी बॉडी का शेप है। पर आएंगे तो हम लोग ह्यूमन में ही, मानव जाति में ही आएंगे। और सबकी बॉडी में क्या है, फंक्शन सेम है आपका, ठीक है। आप सांस लेते हैं, आपका फ्रेंड है वो भी सांस लेता है, ठीक। आप डाइजेशन करते हैं, वो भी डाइजेशन करता है। मतलब सारी प्रोसेस जो है वो कार्य के रूप में होती है। और बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर पर्सन का अपना अपना अलग होता है, पर फंक्शन जो होता है वो सबका सेम होता है। इसीलिए जो कोशिका होती है, कोशिका में भी इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। कोई कोशिका जो होती है गोलाकार होंगी, कोई कोशिका आपका हेक्सागोनल होती हैं, कोई कोशिकाएं आपकी पतली होंगी, कोई कोशिकाएं लंबी होंगी। तो इस तरीके से कोशिका का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, पर फंक्शन सबका सेम होता है। हर कोशिका का फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, उसका कार्य सेम होता है कि कोशिकाएं अपना डाइजेशन करेंगी, मतलब खाना बनाएंगी, सांस लेंगी, ये सारे फंक्शन उनका सेम होता है। तो इस तरीके से आप लोग को इतना पता है कि जो कोशिका होती है हमारे जीवन की क्या है, इकाई है। इसी से हमारा पूरा शरीर बना है, ठीक। कोई भी सजीव है उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है इसी कोशिकाओं से मिलके बना होता है, ठीक है। और इस कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब आप लोग देखिए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कैसे थी, ये चीज आप लोग ध्यान से देखिए। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक प्लांट लिया, ये क्या है, पौधा है भाई, मोटा है। मान लीजिए आपका आम का पौधा है, ये मैंगो ट्री है, क्या है, मैंगो ट्री, आम का पौधा है। हमने क्या होता है, कोई भी पौधा है उसके ऊपर क्या होता है, छाल होती है भाई। वो छाल क्यों होती है, ताकि उसको बाहरी आघातों से उसको क्या कर, प्रोटेक्ट कर सके, उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। जिस तरह हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा स्किन है ना, हमारी बॉडी का क्या है, ये सब स्किन है, ये हमको क्या करती है, हमको बाहरी सुरक्षाएं प्रदान करती हैं कि कोई भी भाई बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट घुस न पाए, हमको कोई बाहरी चोट न लगे। जब लगता है तो पहले हमारी जो डर्मिस सेल होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं, तभी हमको जो चोट का एहसास होता है और उसमें से ब्लड होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो पौधा है, पौधे का ये जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक। जब हम इसका ये जो कोई भी पौधा है, पौधे का ये जो बाहरी वाला भाग है इसको हम छाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, छाल। और इसको इंग्लिश में बार्क बोला जाता है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, इसी छाल को सुखा लिया। सुखाने के बाद उन्होंने इससे क्या प्राप्त किया, कार्क। इसको किस में बदल दिए, कार्क, ठीक। कार्क एक जो होता है निर्जीव, निर्जीव लकड़ी का बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा क्या होता है, टुकड़ा होता है,
ठीक, ये टुकड़ा है। उन्होंने इस कार्क को जो बनाया, भाई कोई भी लकड़ी है तो वो सजीव तो रहेगी नहीं, जो सूख गई उसको निकाल दिया गया उसके जो प्लांट से, तो वो क्या हो गई, निर्जीव हो गई। अब ये जो कार्क था, उन्होंने कार्क को लेके आए, यहाँ सूक्ष्मदर्शी थी, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक मिनट रुकिए, इसको बोला जाता है इंग्लिश में माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमने अभी आपको कल बताया था माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसमें हम बहुत छोटी से छोटी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उसकी सहायता से। ठीक है, इसलिए माइक्रोस्कोप को यूज किया गया था। तो रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, प्लांट लिया, प्लांट का जो छाल था, पौधे का जो छाल था, उसको सुखाया, उससे कार्क बनाया। कार्क को वो फिर माइक्रोस्कोप में ले गए और उस पर रख के देखे। जब उन्होंने देखा तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, ऐसा शेप दिखा। कैसा शेप है, देखिए ऐसा उनको कुछ शेप दिखा, उनको कुछ ऐसा शेप दिखा। उनको ऐसा कुछ शेप दिखा और ये शेप उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर तो कहीं देखा है, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने कहीं देखा है। तो उन्होंने उसको कोरिलेट किया, उनको याद आया कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बीइंग कॉम्ब होता है, ठीक, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, एकदम बिल्कुल उसी की तरह ये चीज दिखने लगी। ये आपका मधुमक्खी का छत्ता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखने लगी। तो रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि जो मधुमक्खी का ये जो छत्ता है, उसका एक एक जो कमरा है, ठीक, देखे ना आप लोग मधुमक्खी के छत्ते को, उसका जो ये एक कमरा है, इसी एक कमरे को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कोशिका। क्या नाम दे दिया, कोशिका। ठीक है, क्या नाम दिया, कोशिका। फिर से देखिए आप लोग, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, पौधा था, प्लांट था, प्लांट का जो छाल था, उस छाल से उन्होंने क्या प्राप्त किया, उस छाल से उन्होंने क्या प्राप्त किया, उसको सुखाया और कार्क बना लिया। उस कार्क को ले गए माइक्रोस्कोप में रख के देखे तो उनको जस्ट लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, ऐसी संरचना दिखी और इस संरचना को उन्होंने वो रिलेट किया कि ये ऐसी संरचना किससे मिलती जुलती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है। किससे मिलती है, जो मधुमक्खी का छत्ता था, मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है, जिसको हनी कॉम कंपार्टमेंट आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक, हनी कॉम कंपार्टमेंट से मिला। तो उसका जो मधुमक्खी का एक छत्ते का जो एक कंपार्टमेंट था, एक खाना था या तो एक रूम था, उसी को उन्होंने नाम क्या रख दिया, कोशिका। क्या नाम रखा, कोशिका। इस तरह कोशिका का खोज हुई। ठीक, कोशिका नाम शब्द ऐसे पढ़ा और रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को ऐसे खोजा। ओके, तो आप लोगों को कोशिका के बारे में इतना मैंने बता दिया कि रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को किस तरह ढूंढा है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अब आप नेक्स्ट पे आइए कि लैटिन वर्ड में, लैटिन शब्द में या लैटिन वर्ड में कोशिका को क्या कहा जाता है, कोशिका, कोशिका को कहा जाता है छोटा कमरा। क्या बोलते हैं, छोटा कमरा। क्या कहते हैं, छोटा, कोशिका को बोलते हैं छोटा कमरा, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल रूम। ओके, स्मॉल रूम बोलेंगे कि लैटिन शब्द में हम कोशिका को क्या बोलते हैं, छोटा कमरा या स्मॉल रूम। ओके, अब आप लोगों को इसके बाद, ये तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किस तरीके से किया था उसके बारे में था। अब इनके बाद जो साइंटिस्ट आए थे, लिनियस साहब,
रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वो तो काट में था, तो मतलब इसका पूरा निष्कर्ष ये निकला कि जो रॉबर्ट हुक थे वो किस कैसी कोशिका का खोज किए थे, निर्जीव कोशिका का। भाई लकड़ी तो निर्जीव ही है, तो निर्जीव कोशिका की खोज किए थे। निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, या तो इसी को लिखेंगे आप कार्प कोशिका की खोज। कार्प कोशिका की खोज किसने की थी, दोनों में क्या होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कार्प कोशिका या तो निर्जीव कोशिका की खोज की। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट में है आपका कि आपको नेक्स्ट में पढ़ना है कि अब इसके इनके बाद आए कैरोलस लिनियस साहब। कैरोलस लिनियस साहब ने कहा, कैरोलस लिनियस, सॉरी कैरोलस लिनियस नहीं है, सॉरी ल्यूवेनहॉक आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए। कौन आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए और इन्होंने क्या किया, एक पॉन्ड था, ये पॉन्ड है, इस पॉन्ड में क्या है, तालाब में क्या रहता है भाई, तालाब में आपका पानी रहता है, वाटर। ओके, और छोटे छोटे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो, ये है क्या, तालाब है। इन्होंने क्या किया, जो तालाब था उन्होंने तालाब के वाटर, जो इसमें पानी था, एक एक ड्रॉप को लिए और इस एक बूंद को ले जाकर के उन्होंने माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रखा। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, जब आप लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको शीशे की तरह ऐसी आयत की जैसी बनी हुई, रेक्टेंगुलर जैसी बनी हुई थी, स्लाइड मिलती है, इसको बोलते हैं स्लाइड। इसी स्लाइड पे उन्होंने 1 ड्रॉप वाटर को रखा और माइक्रोस्कोप में इसको उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ ऐसे जीव थे जो क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, मूवमेंट या गति। क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे, हिल डुल रहे थे। उन्होंने उस जीव का नाम रखा कोशिका। पर ये कैसी कोशिका थी, ये सजीव थी। अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि कोशिका शब्द की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक। कार कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। अगर वहां ध्यान देना, अगर वहां ये पूछ दे कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तब आप वहां लिख देंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर वहां ऐसा लिखा रहेगा स्पेशली सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तब आप लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही टिक करेंगे। नहीं, अदरवाइज हर स्टेज में कौन है, रॉबर्ट हुक जी हैं, उनको ही ज्यादा प्रीफर किया गया है। ओके, और इस तरह ये कोशिका की खोज हुई। और नेक्स्ट अब है, इन दोनों लोग के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चो। विर्चो जो थे, उन्होंने कोशिका के बारे में उन्होंने अपनी थियरी या अपनी सोच को रखा था। ठीक है, उनका भी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन करना है तो कर लीजिए, एंटोनी वॉन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए देखिए। ओके, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है विर्चो। विर्चो इनको बोलते हैं, और इंग्लिश में इनको विर्चाओ बोलिए या तो विर्चो बोलिए। ठीक, अब ये जो साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो नई कोशिकाएं जो होती हैं, नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, अपनी पुरानी कोशिकाओं से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका है, मतलब नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा था, विर्चो साहब ने कहा था। विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होती है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाती हूँ।
बी अटेंटिव और केयरफुल होके इसको देखिए, तभी आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, आपका जो है इसमें आपका एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ। सपोज दैट आपने एक गुलाब का पौधा लिया, किसका लिया, गुलाब लिया या रोज लिया, ठीक है, इसी को रोज बोलते हैं। आपने लिए और आपने इसको लगा दिया। भाई अब ये गुलाब जो है आपके घर में, आंगन में, घर पे, जहां भी हो अपना खिल गया। और आपका दूसरा फ्रेंड है, उसको भी गुलाब का पौधा लगाना आपका देख के भाई उसका भी हुआ कि चलो हम भी अपने घर को डेकोरेट करेंगे, तो वो आपसे आएगा मांगने के लिए, तो आप पूरा अपना गुलाब का पौधा थोड़ी न उखाड़ के देंगे। देंगे तो उससे क्या करते हैं, उसका एक ही पार्ट, उसका एक तना, एक हिस्सा वही काट के दे देते हैं, जिसको क्या करता है, कमल कर देता है। कमल, कमल करने का मतलब जो उसके नीचे वाला हिस्सा है उसको वो ऐसे नुकीला बना देगा। उसके बाद इसको क्या करता है, सॉइल में अपना डाल देगा भाई, खाद मिट्टी सब डालेगा, फिर उससे क्या हो गई, उसके यहाँ भी गुलाब का पौधा हो गया, ये आपका गुलाब का प्लांट हो गया। ओके, तो इसमें क्या ये निष्कर्ष आपका निकला, ये आपके गुलाब का प्लांट है। कलर कर देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, वैसे आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ओके, तो ये जो है आपका जो, अब ये ध्यान दीजिए, इसमें इसमें मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्या है कि ये जो गुलाब का पौधा था आपने उसको पूरा दिया नहीं, उसका बस एक ही पार्ट दिया था। ओके, उसका एक ही डंठल दिए, तो ये फिर क्या हुआ, ये पूरी क्या बन गई, नई, पूरी नया प्लांट बन गया। ये क्या हो गया, नया, नया पौधा बन गया। और बना किससे है, ये तो इसकी पुरानी कोशिका थी, ये पुरानी पुरानी भाग था इसका, ये भाग इसका कैसा था, पुराना ही था। तो मतलब क्या हुआ, इस पूरे जो नए प्लांट का जो विकास हुआ है, नई कोशिका का विकास हुआ है, इसकी पुरानी कोशिका से हुआ है। ठीक, यही चीज विर्चॉ ने कहा कि नई कोशिकाओं का विकास किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से होती है। ठीक है, और इन्होंने एक अपना सेंटेंस दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, ओमनिस सेलुला ई सेलुला करके उन्होंने एक सेंटेंस दिया था। कभी कभी एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके आ जाएगा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, देख लीजिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अगर ये सेंटेंस दे दे तो डरिएगा नहीं अंग्रेजी देख के। ओमनी सेलुला ई सेलुला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर दे देगा तो वो ऑप्शन में देगा कि ये सेंटेंस जो है, ये किसने, वाक्य किसने कहा था। कोशिका के लिए ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का विकास उसकी पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो ये इस तरह विर्चाऊ जी ने इसको दिया था। ठीक है, और आपका एक और है कि सेल थियरी जो किसने दी थी, सेल थियरी, सेल थियरी या तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ये आप लोग हमें इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में देंगे कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, और वो दोनों वैज्ञानिक किस किस चीज से बिलोंग थे, उसमें कौन जूलॉजिस्ट है, कौन बॉटनिस्ट है। ये आप लोग नीचे कमेंट करके वहां पे लिख के आंसर देंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।